कभी ऑलरेडी। हाँ जी। कभी गया था? कभी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कई अच्छा दिन हो गए किया था। 8-10 दिन अच्छा हो गए अच्छा। किया। ओके 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 ओके, तो अननोन होगा तो रिकॉर्डिंग शुरू मैंने। होगी, आप करो। स्टार्ट करो, ओ- आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ओके ओके, ठीक है ठीक है जी। नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम। दीदी। आत्मवंदन। नमस्कार मास्टर्स सभी को प्रणाम। आज हमारा शुभ मंगलवार है और शुभ मंगलवार को हम अपने एक नए मेहमान से मिलते हैं हर बार कि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, बट किसी की लाइफ की एक्सपीरियंसेस सुन के हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं, वो पॉसिबल नहीं। लेकिन यस, अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूं या अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, इट विल बी मोर इजी फॉर अदर्स टू लर्न फ्रॉम माई जर्नी एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। इन सेम वे, इसी चीज को ध्यान में रख के हमने ये सीरीज शुरू करी है, जिसमें हर ट्यूसडे एक सुंदर सा मेहमान हमारे घर पे, हमारे पंजाबी एसपीटी पंजाबी के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपने जीवन के अनुभव बताते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ तक अपनी जर्नी तय करी, दुनिया के बाहर की दुनिया से चलते हुए, वर्ल्डली लाइफ की लर्निंग्स लेते हुए, चर्निंग्स को बियर करते हुए कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो सीधी सीधी बात ये हो जाती है कि दूध से मक्खन घी कैसे बना। तो इसलिए आज के जो मेहमान हैं हमारे, फर्स्ट मीट मेरी इनके साथ हरिद्वार में हुई थी। ब्यूटीफुल सोल शुभांगी, आई वेलकम हर सर। थैंक यू। फाइन। नमस्कार शुभांगी जी, नमस्ते नमस्ते। एंड good to नमस्ते। see you again after Hardwar. यस। So over to you for your sharing. या जी, बिल्कुल। आप सभी को आत्मवंदन। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जर्नी के बारे में बता देती हूँ कि जैसे कि बचपन से लेकर बहुत मतलब ऐसे ऐसे एक था कि हमेशा भगवान पूजा पाठ नहीं, लेकिन हमेशा हमारा कर्म अच्छा रखे, ऐसे कहते थे पेरेंट्स। कभी भी ये नहीं कि मंदिर में जाओ पूजा करो, ये कभी नहीं कहा हमको। लेकिन हमको वही आदत लग गई कि कर्म अच्छे करने हैं, जो भी करना है अच्छा करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। तो वो बचपन से ही सिखाया गया था। और कभी भी मम्मी पापा के मुंह से हमने कभी किसी के बारे में गॉसिपिंग या किसी के बारे में बुरा बोलना कभी भी हमने कभी गलती से भी नहीं सुना है हमने। तो हमारे मन में ना वही सारा सब कुछ आ गया कि बाहर की दुनिया पता ही नहीं। हम जो फैमिली है वही 4 मेंबर है, 5 मेंबर हमारे वही, बाकी इसके अलावा दुनिया नहीं। तो वो बाहर की चीजें ना कभी आई भी नहीं हम तक, जो बुरी चीजें या गलत चीजें हैं वो कभी पहुंची ही नहीं। तो उस स्टेज में रहती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अध्यात्म में, ऐसा नहीं ये पता था कि अध्यात्म किसको कहते हैं। या फिर मेरे घर में वैसा कुछ वातावरण नहीं था। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स फेस्टिवल आता है तो मंदिर में जाना या पूजा पाठ करना, ये वाला हमारे घर में कभी नहीं होता। तो मुझे वो अलग सा लगता था कि ऐसा क्यों है। कभी पूछा नहीं डर से कि नहीं कैसा लगेगा मम्मी पापा को, तो कभी डर से पूछती नहीं थी। लेकिन मन में सवाल होता था कि ऐसा क्यों है कि वो सब लोग जाते हैं तो दूसरे दिन बता देते थे कि हम लोग मंदिर में गए, ये किया वो किया। तो मैंने बोला हम हमारे यहाँ पे तो ऐसा कभी हम लोगों ने किया ही नहीं, कोई फेस्टिवल आता है तो भी नहीं। बस उनका एक ही कहना था पापा का, बस अच्छा करो, कुछ बुरा मत करो, जो भी है अपना, जो भी आता है उसको स्वीकार करो। मतलब किसी भी चीज की आपको बहुत तो ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारा वो ना तीनों भाई बहनों का बहुत पीसफुल माइंड था। कभी भी किसी भी चीज के लिए कभी क्रेविंग की ही नहीं हमने, कभी भी नहीं। ना कपड़ों के लिए, ना खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं। जो था उसमें हम खुश रहते थे। मतलब पता नहीं, वो एक फैमिली थी ना हमारी, उतना ही हमारा दुनिया थी। उसके अलावा हमारी दुनिया कोई थी ही नहीं। तो वो एक था कि बाहर के लोगों से संपर्क करना मुझे बहुत कठिन हो जाता था। कभी शादी ब्याह में जाए या कोई फंक्शन में जाए तो मैं एक कोने में बैठी रहती थी।
मुझे ना वहाँ सफोकेशन हो जाता था, क्या बात करना कैसे बात करना कुछ समझ नहीं आता। तो वो डर ना मेरे बचपन से है, ये डर बहुत सालों तक अभी तक था वो। लेकिन अभी अभी थोड़ा मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको ना ये कर रही हूँ, रिमूव करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सामने आकर बात करने की। वन टू वन बहुत मैं कंफर्टेबल रहती थी, लेकिन ग्रुप में मुझे बहुत डर लगता, जैसे कि सफोकेशन होना या फिर हाथ पैर ठंडे पड़ना, पसीना छूटना, ऐसे वाला हो जाता था। तो ये बहुत सालों तक मेरा ऐसे ही था। तो स्कूल लाइफ तो मेरी बहुत अच्छी थी, और बहुत मतलब पढ़ाई में एक एवरेज थी, बहुत स्कॉलर नहीं और बहुत एकदम ये भी नहीं। एक 70-75% तक मार्क्स मिलते थे। तो 10th पास किया, और बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन थी मैं स्कूल में। सबसे मतलब हर गेम्स में भाग लेना, उसमें प्राइज मतलब फर्स्ट ही चाहिए, कोई सेकंड प्राइज नहीं, फर्स्ट प्राइज ही हमेशा। तो मेरे नाम पे मतलब लिस्ट होती थी, स्टेज के बाजू में खड़ा करते थे और अवार्ड दिया जाता था। ऐसे वाला सिचुएशन, इतना स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता था। फिर ड्राइंग में भी वो इतनी बेटर थी, बहुत अच्छी, मतलब स्केचेस बनाना पिक्चर्स बनाना बहुत अच्छे से कर लेती थी। वो भी एक मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था स्कूल में। फिर ऐसे करते करते कॉलेज हो गया, मेरा बीकॉम हो गया। बीकॉम कर लिया तो वो भी मेरे एरिया के पास ही था, कभी बाहर की एरिया में जाकर मैं कॉलेज नहीं, घर के पास ही था, जस्ट 10 मिनट पे। तो भाग भाग के जाना, भाग भाग के आना, बाहर मतलब कॉलेज में छूटे तो फौरन घर आना, इधर उधर घूमना नहीं। वो आता ही नहीं था, मतलब कि दोस्तों के साथ घूमना वगैरह, तो वैसा नेचर बना था। तो एक थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ड में बहुत बनी अपने ही अंदर, किसी दूसरे में ज्यादा जाना नहीं है, ज्यादा बात नहीं करना, अपने अपने बहुत कम बात करती थी मैं, ज्यादा नहीं। लेकिन सब लोग मुझे पसंद करते थे, नेचर मेरा अच्छा था, मतलब कोई पूछे तो मैं अच्छे से बात करूंगी, लेकिन लोगों को अच्छा लगता कि तेरे साथ अच्छा लगता है हमको, ऐसे सामने से बोलते थे। और मैं ना एक नेचर था, अभी मुझे वो समझ आता है कि कॉलेज में मैं बहुत मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको ना हमेशा मदद करती थी मैं, इनडायरेक्टली, मुझे नहीं पता था कि मैं मदद करी या जो भी करी, लेकिन अभी वो समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही थी। कि वो उनको बचाना किसी गलत चीज से, या कुछ कर रहे हैं तो वो हमेशा मेरे पास आती थी, शुभांगी बताना इसका क्या है, मुझे हल समझ नहीं आ रहा। तो मैं इतनी आसानी से उनको बता देती थी ना, तो अब मुझे वो याद आता है सारी चीजें कि मैं क्या करती थी इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब अलग तरीके से, कि जो अच्छी वे में हो, अच्छा हो, दूसरे का अच्छा हो, उस वे में, और उनको उसका सोल्यूशन भी मिलता और वो सॉर्ट आउट भी हो जाता था। तो मुझे वो अच्छा लगता था कि अरे हाँ, हम किसी के काम आए या कुछ आए। तो इसलिए मैं बहुत कॉलेज में उस टाइप में फेमस थी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पास आना है और मुझे बताना है, और मैं उसको सॉल्यूशन बता देती। इस तरीके से कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ। फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद एक था कि मेरे पापा, मैं इकलौती हूँ और मेरे दो भाई है छोटे। तो पापा का था कि मुझे कोई नौकरी के लिए बाहर जाना नहीं, जॉब नहीं करनी। मतलब पहले से ही मुझे स्कूल में ही बता दिया था उन्होंने कि तुझे जॉब नहीं करना है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ ले। तो मुझे एक दिमाग में फिक्स था कि मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे पता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस सीखना है, और उसका मनी के रूप में कुछ नहीं करना। ये दिमाग में इतना फिट गया था ना कि मैं कभी इच्छा ही नहीं वो ये कर पाई कि मुझे कुछ बनना है या कुछ करना है। तो कॉलेज खत्म हुआ मेरा, फिर वैसे ही हुआ, उन्होंने बोला और पढ़ना है तो पढ़ ले। तो मेरा दिमाग लगा इतना पढ़ के मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ तो क्या फायदा ना पढ़ के, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ कहीं जा नहीं पा रही हूँ, तो क्या करना है। तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको, लेकिन मैं चुपचाप रही, शांत रही। तो कॉलेज के बाद भी 1-2 साल मेरे ऐसे ही चले गए। फिर मुझे ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो मम्मी को बोला कि अगर मम्मी बाहर नहीं जा रही हूँ तो उसको सीख लेती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ कुछ आर्टिस्टिक चीजें बनाना। तो मम्मी बोली हाँ सीख ले, तुझे जो अच्छा लगता है। तो घर के पास उस टाइम पे ना बहुत सारे क्लासेस चलते थे, हॉबी क्लासेस, मतलब एकदम एकदम बिल्डिंग में या बिल्डिंग के बाजू में ऐसे। तो मैं वहां पे, मम्मी की फ्रेंड सिखाती थी, वहां पे जाके मैंने सीखा। तो मैंने इतना पागलपंती में सीख लिया था ना कि करीबन 70-80 आर्ट फॉर्म्स मुझे आने लगे थे, इतना। और मैं करके ना उसको सेल आउट भी, वो मजा अर्निंग ना वहां पे करती थी मैं। वो सेल आउट हो जाता था, फिर उसका ना पैसा मिल जाता था, तो मुझे वो बहुत खुशी होती थी कि हम अर्न कर रहे हैं, भले वो थोड़ा सा हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा होता था कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं इतना पढ़ लिख के ऐसे ही सिर्फ स्टडी में ही हम लोग पैसा कमाए, ऐसे नहीं। हम लोग छोटी छोटी बाकी भी चीजों से भी हम लोग अर्न कर सकते हैं। ये थोड़ा ना एक कॉन्फिडेंस आता गया हल्का हल्का कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें, मतलब
फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैंने ब्यूटी पार्लर का डिप्लोमा किया, फिर फैशन डिजाइनिंग किया। मतलब एक एक मुझे जो अच्छा लगता था ना वो करती गई, कि अपने आप को बोलते हैं ना बिजी रखना, कि मैं दुनिया के पीछे नहीं हूँ। ये मेरे मन में होता था कि मैं दुनिया के पीछे नहीं हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकलते जा रहे, कोई जॉब लग रहे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा रहे, और मैं वहीं पे खड़ी हूँ, लेकिन मैं अलग तरीके से अपना नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऐसा लगता था कि उनके साथ मैं भी खड़ी होती हूँ, कभी तो दिखो ऐसा। तो मैं क्या करती थी ना, बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स वो टाइम पे ना बहुत आते थे, मतलब अभी तो बहुत कम है, लेकिन वो टाइम तो बहुत ज्यादा, मतलब मिलते भी थे आराम से। तो वो सारे एग्जाम्स ना मैं देती थी, मुझे पता था पास होने के बाद भी मुझे जाना नहीं है, लेकिन मैं वो एग्जाम ना पास आउट कर लेती। और हर कोई बैंक्स में जॉब मिलती थी, फिर अपनी एमएससीबी की परीक्षा होती है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की, वो पास हो गई, सब पास हो गई, लेकिन कहीं पे भी इंटरव्यू में जाने की हिम्मत नहीं मेरी कभी। तो पापा के डर से मैं कभी गई नहीं। तो मैं उधर वो सब मेरा मतलब एक था कि मैंने अपने आप को ना जिंदा रखा। मैंने कभी हारने नहीं दिया अपने आप को, कि किसी न किसी इधर नहीं तो मैं दूसरे रास्ता ढूंढ के उधर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती थी। फिर ये सब चलता गया, फिर मेरे पापा की डेथ हुई थोड़े सालों में। मतलब बहुत हम लोग कॉलेज में ही, मेरे दो भाई तो कॉलेज में ही थे तब, तभी डेथ हुई। तो वो पहले तो नेवी में थे, उसके बाद तो गवर्नमेंट सर्विस में आए वो, तो गवर्नमेंट सर्विस में थे तभी उनकी डेथ हुई। तो मेरा भी जॉब तो नहीं था, भाई मेरा एक तो था, वो जॉब रेलवे में लग गया था, जस्ट एक साल हुआ था। और छोटा भाई एक लास्ट ईयर में था, तो वो भी एंडिंग ही था, उसका भी लग ही था। फिर ऐसा हो गया कि फिर मैंने 2 साल वो टाइम पे जॉब किया था। तो नया नया था ना, पापा के डेथ की बात है ये। तो मैंने वो अर्न करने की कोशिश मतलब किया, जैसे भी मुझे बाहर की डर भी लगा, बाहर की एकदम दुनिया देखना नहीं, लोगों को देखना, मतलब थोड़ा सा अजीब भी लगता था सबसे बात करना, और थोड़ा हिचकिचाहट भी होता था, लेकिन फिर भी मैंने 2 साल किया। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि मम्मी ने, पापा के डेथ के बाद मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, कि उसने बहुत शौक लिया था, कि पापा से बहुत, मतलब दोनों का बहुत प्यार था आपस में। तो वो उसको ना बोलते हैं ना, एक बीमारी के रूप में उसके शरीर में ना वो सब आता गया, डायबिटीज, बीपी, ये सब। और वो उसको अपना बॉडी का बैलेंस संभालना कठिन हो गया, मतलब वो खड़ी हो जाए तो उसको चक्कर आके गिर जाए ऐसे बात। तो अभी देखेगा कौन, ये आ गया तो फिर आ गया, मैं मुझे, क्योंकि मम्मी से मैं बहुत कनेक्टेड थी। तो मैंने बोला भाई तो अभी अभी है, उनके जॉब लगेंगे, अभी वो ठीक रहे, तो अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मतलब मैं अगर बाहर जाऊंगी तो इसको देखेगा कौन। तो फिर मैंने पूरी मम्मी की जिम्मेदारी ले ली। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, उसके ट्रीटमेंट करना, जो भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट में, इसके लिए ट्रस्ट में जाके एक्यूप्रेशर सीखती थी, तो वो उसके पॉइंट दबाना, मतलब वही मेरी दुनिया हो गई। मुझे बाकी बाहर की दुनिया का पता नहीं। इसमें जाते जाते बहुत साल गुजर गए। फिर मैं मम्मी के साथ ही रही, तो मम्मी के अभी 2016 में डेथ हुई। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरा क्या। उस टाइम पे मुझे लगा कि अब मैं क्या हूँ। वो टाइम पे मेरा दिमाग हिल गया, कि अब तक मैंने ठीक है सब कुछ ये लिया अपने ऊपर, लेती लेती बोझ लेती गई और करती गई, लेकिन अब मुझे तो लाचार बन के जीना नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है। मेरे भाई कितने भी अच्छे हो, लेकिन फिर मैंने सोचा, बहुत 1 महीना तो वो बहुत रोती रही मम्मी के पास, बहुत, मतलब कुछ सोचता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप में ही ढूंढना शुरू किया कि क्या है मेरे अंदर की, जिससे मैं कमा सकूं या कुछ कर सकूं। बहुत सीखा भी था, लेकिन फिर भी ऐसा कि जो मुझे भी अच्छा लगता है, सिर्फ ऐसे नहीं कि पैशन होना और कोई चीज से काम करना। एक होता है ना कि आप उसमें जब काम करते हैं तो आपको खुशी आती है, आपको वो पैसे भी परे, पैसों से परे काम होता है वो बात। तो वो मुझे एक्यूप्रेशर में लगा कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, जब लोग ठीक होते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने फिर वो 1 साल का डिप्लोमा किया दिल्ली बोर्ड से। तो मैंने वो लेकिन वो 6 मंथ्स में ही खत्म हो गया। 1 साल रहा नहीं, एक 6 मंथ्स में ही वो एंड हो गया। और 6 मंथ में वो 3 मंथ, जैसे ही पहले 3 मंथ से तभी मैंने अर्निंग शुरू किया। अर्निंग ऑलरेडी शुरू हो चुका था और मैं अच्छे से सेटल हो गई। और फिर एक एक करके जैसे एक्यूप्रेशर जुड़ती गई, फिर रेकी, एंजल थेरेपी, एक 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 करके मैं उसी पैसों को जोड़ते जोड़ते मैं अलग 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 सारी मोडालिटी सीखती गई। फिर मैंने एक्यूपंक्चरिस्ट किया, तो एक्यूपंक्चर का भी मैंने वो सीखा। फिर उसमें से भी अलग अलग स्कैल्प एक्यूपंक्चर,
और बाकी जो एक्यूपंक्चर की एस्ट्रल करते हैं, एस्ट्रल सर्जरी जो करते हैं एक्यूपंक्चर में, वो भी मुझे एक गुरु मिले, तो उनसे मैंने वो सीखा। तो ऐसे करते करते फिर ऑरिकोलॉजिस्ट, ऑरिकोलॉजी जो कान पे ट्रीटमेंट होता है पूरा बॉडी का, मतलब उसी से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड ही मैं सीखती गई सारी चीज। तो ऑरिकोलॉजिस्ट का मैंने पूरे कंप्लीट किए, सुजोग लेवल के 5 लेवल, मुझे जो मिलता ना वो मैं सीखती जाती थी, और उसका अप्लाई पेशेंट के ऊपर करती थी, जो भी मेरे क्लाइंट थे उनके ऊपर। और सब मिक्स करके मैं ट्रीटमेंट देती थी, कोई एक चीज इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी एक्यूपेंचर किया, कभी एक्यूप्रेशर किया, कभी ऑरिकुलर का किया, कभी अलग तरीके से यूज किया। ऐसे करते रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे, और एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो क्या हुए, लोग भी मेरे से जुड़ने लगे। फिर ये हो गया कि अरे हाँ, तो ये शुरू किया था मैंने तब मेरी एज ना 52 थी, जब मैंने एक्यूप्रेशर का डिप्लोमा किया। तो मेरे लिए ये भी था कि इस एज में करना मतलब कैसे पॉसिबल है, नहीं है, ये भी विश्वास नहीं था। तो वो वाला था कि अरे नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, कोई किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। मतलब ये वाला जो कॉन्फिडेंस आया ना, कभी चार दीवारी से मैं बाहर नहीं गई थी, मैं पूरी इंडिया में घूमने लगी अलग अलग कोर्सेज सीखने के लिए। मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस बना ना लोगों में जाने का, वो सारी चीजें, अकेले जाना, अकेले ट्रैवल करके आना, सारी चीजें अकेले करना, तो उससे मैं बहुत चेंजेस आ गए, बहुत मतलब बहुत स्वभाव बदल गया मेरा। एक बोलते विचारों में अलग 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 लोगों से मिलके हम लोग सबसे सीखते हैं ना कुछ न कुछ, तो सीख के चेंजेस आते गए। फिर ये आते आते बहुत इनकम भी अच्छे से होने लगी। लेकिन एक था ना, फिर भी मुझे खालीपन लगता था, ऐसा लगता था ये सब कर रही हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्या नहीं है मेरे पास, कुछ तो नहीं है। तो मैं ढूंढते ढूंढते थक गई। मैं ढूंढ रही थी, क्लासेस भी कर रही थी उससे रिलेटेड, जैसे कि थर्ड आई का कोई क्लासेस हो, मतलब इनडायरेक्टली ये होती गई है सारी चीजें। फिर न्यूमरोलॉजी हो, क्रिस्टल थेरेपी हो, ये सारा चीज सीखती भी गई, लेकिन फिर भी वो ना पकड़ नहीं आ रही थी कि क्या है। फिर मैं थक गई, एक दिन मैंने फिर एक मैसेज यूनिवर्स को डिलीवर कर दिया कि जो कमी है ना उसको पूरा कर। तो ये था 2021 की समय था, ये कोविड वाला अपना जो साल हुआ था वो टाइम। तो ये डिलीवर करने के बाद एक सेकंड मंथ में ना मुझे ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया कि जैसे कि मैं कहीं बाहर गई थी, और बाहर आते हुए वापस आते हुए ना एक बस स्टॉप है, मैं दो बसेस करके घर आना पड़ता था, तो एक बस स्टॉप पे मैं खड़ी रही, जो जहाँ से 10 मिनट में मेरा घर है। तो वहां पे एक आदमी खड़ा था, तो वो आदमी मेरे पास आके सीधा बात करने लगा। तो मुझे लगा मैं किसी से बात नहीं करती, ये क्यों मेरे से बात करने लगे, थोड़ा सा अटपटा सा लगा पहले, लेकिन बाद में जैसे वो बात करने लगा ना, तो मुझे वो डर चला गया, पता नहीं ऐसे लगा मैं इसको पहचानती हूँ। और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती गई। उन्होंने कहा बेटा तुम ना गुरु चरित्र पढ़ लेना। मतलब बोले इनका क्या संबंध है, मैं तो कभी कोई किताब ही पढ़ी नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है स्पिरिचुअल के बारे में कुछ भी, तो ये पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं। फिर भी मैंने बोला चलो, वो बोल रहे कि सुनने का मन कर रहा था, तो मैंने सुना। तो उन्होंने बोला तुम ना शुरू कर देना, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं घर आई, तो मैंने भाई को बोल दिया कि मुझे ना ये बुक ला कर देना तुम। तो वो ट्यूसडे का दिन था जिस दिन वो मिले थे ना, फेब 14 फेब 2021। तो मैंने भाई को बोला, तो भाई को दूसरे दिन जाके ढूंढा, मिला ही नहीं, वेनसडे था। फिर वो और थर्सडे को वापस चला गया एक जगह पे, तो थर्सडे को उसको वो गुरु चरित्र मिल गया, क्योंकि उसी दिन वो मिलना था, क्योंकि थर्सडे गुरु का दिन होता है ना, तो उसी दिन वो मिलना था, मुझे वही मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि सारे रूल्स पढ़ना है जो भी लिखे हैं ना, तो रूल्स पढ़ने हैं फिर पढ़ना है तुम। तो मैंने बोला ठीक है। तो जैसे पढ़ती गई ना, तो वहाँ पे पहला ही रूल था कि नॉनवेज छोड़ना, और हम लोग नॉनवेज खाने वाले लोग फिर मतलब बहुत ऐसा नहीं, लेकिन फिश खाते थे बहुत ज्यादा, संडे के मंथ, वीकली मंथ से ना, वीक। और पापा के जाने के बाद तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा बंद ही हुआ था, लेकिन बहुत कम खाते थे, लेकिन फिर भी वो तो मेरे लिए वो छोड़ना इतना मुश्किल नहीं बना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, छोड़ देती हूँ आज से। मतलब मैं बात कर रही हूँ, जैसे रूल पढ़ रही हूँ ना, तो मैं बुक से बात कर रही हूँ, एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, हाँ मैंने छोड़ दिया, अभी बोले आगे क्या और क्या, सारा एक 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 रूल्स आते गए, और मैं बोलती जा रही हूँ हाँ मुझे कबूल है, जो भी आप बोल रहे हैं बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अब बोलिए और क्या। सारा खत्म हो गया, 14 कुछ रूल्स थे, सब कंप्लीट किया। मैंने बोला हाँ शुरू करती हूँ मैं। तो कब शुरू करना है, तो अभी गुरुवार था ना, तो शुक्रवार के दिन तो मुझे सारी तैयारियां करने लगी, उसके साथ जो भी लगता था सामान वो लाके
तो मैंने थर्सडे को, फ्राइडे को पूरी तैयारी कर ली और सैटरडे को मैंने शुरू किया। तो वो 10 दिन में इतनी बड़ी 500 पन्ने की बुक खत्म करनी थी। वो, और उसके एक रोज कुछ 14 अध्याय पढ़ने पड़ते थे और कंप्लीट करना होता था। तो 20th को वो खत्म हो जाना था, तो मैंने वो रेगुलरली अच्छे से पढ़ा सब कुछ। और 10 दिन में मैंने खत्म कर दिया, और उसको लास्ट दिन में सबको खाना खिलाना होता है जब कंप्लीट करते हैं, तो मैंने वो भी कर दिया। ये सब खत्म हो गया। अभी इसमें मुझे कुछ, अभी वो इस दौरान मुझे वो आदमी कौन सा पता चला था कि वो स्वामी दत्तात्रेय जी थे, जो मिले थे। तो उन्होंने वो मुझे आके खुद ही बता दिया था कि ये करो करके, तो वो वही थे। फिर उसके बाद ये समय निकल गया, 10 दिन का हो गया फेब का। और 3rd मार्च को, उसी नेक्स्ट मंथ में मुझे एक ड्रीम आ गया। सोते वक्त ड्रीम आ गया कि जैसे मैं अपने घर में खड़ी हूँ, और एक टेरेस जैसा बंगलो टाइप घर है, और मैं ऊपर के रूम में हूँ टेरेस के, और उसके खिड़की में दरवाजा बंद है और मैं खिड़की में खड़ी हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे जो अपस्टेयर्स है, मतलब नीचे से ऊपर आते हैं ना, जो स्टेयर्स है ना, वहां से सारे शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, सारे लोग आ रहे, गंधर्व, विष्णु जी। और अभी अभी इंडिया में जो कैथोलिक मिनिस्ट्रीज है, जैसे हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं ना, वैसे उनके 12 चर्चेस है, मिनिस्ट्रीज है, तो वहां पे उनके प्रिस्ट होते हैं। तो 12 प्रिस्ट आ गए उनके साथ साथ। तो मुझे ये समझ रहा है कि कौन कौन आ रहा है, कि ये 12 पृष्ठ है, ये कौन है, वो कौन है, ऐसे समझ रहा था। मतलब अंदर ही वो आंसर आते हैं ना, वैसे वाले। तो वो आ गए, सब बैठ गए वो टेरेस में, मैं खिड़की से देख रही हूँ, वो सब बैठ गए। तो वो सारे पृष्ठ है ना, वो सारे देवताओं को खाना खिला रहे, जो खाना बन गया था वो खाना खिला रहे थे, और सब बैठे हैं। जैसे वो कर रहे हैं ना, तो मैं जो खिड़की में खड़ी हूँ, तो ऊपर से 2 स्नेक ऐसे गिर गए खिड़की के नीचे, और ऐसे फन निकाल के शंकर जी की तरफ ऐसे बैठे। तो अभी ये ड्रीम खत्म हो गया। मुझे अभी इस ड्रीम का कुछ समय पता नहीं चला कि ये क्या है, और ना मैं किसी गुरु को जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी कि मैं किसी से पूछ लूं। और कभी ब्राह्मण के पास में गई हुई थी, तो मैंने पूछा ये पूछू किससे। तो इनमें जो 12 पृष्ठ है ना, उनमें से एक पृष्ठ को मैं जानती थी, यूट्यूब पे देखा था मैंने उनको। तो मैंने सोचा अभी ये अगर दिखा है भगवान के साथ, तो ये अच्छा इंसान है। ये मेरे दिमाग में है, तो मैं इनको पूछ लेती हूँ ये क्या है। तो वो नाइजीरिया के प्रिस्ट है, चर्च के। वो जो थे ना, उनका नाम था टीबी जोशुआ। तो इनका नाम भी मुझे याद रहा था, पता नहीं कैसे याद, थोड़े दिन पहले मैंने उनको देखा था। और वो उनका इसलिए नाम भी मेरे ध्यान में बिल्कुल था, तो मैंने बोला इनको पूछ लेती हूँ। तो मैंने वो मैसेज डाल दिया उनको कि भाई ऐसे ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे देवता होते हैं, और मुझे ऐसे ऐसे दिखा, आप नहीं पहचानोगे, लेकिन ये हम उनको गॉड मानते हैं। तो ऐसे ऐसे दिखा सब कुछ, तो मुझे आप बता सकते हो क्या इसका मीनिंग क्या है। तो उन्होंने फौरन 2 दिन गए, तीसरे दिन मुझे आंसर आ गया कि तुम बेटा डरना नहीं, तुम्हारे सुरक्षा के लिए वो सब बैठे हैं। ऐसे बोला उन्होंने कि तुम्हारे ऊपर एस्ट्रल अटैक्स होते हैं, इसके लिए सुरक्षा के लिए वो सब बैठे हैं, तुम तो डरो नहीं, तुम जो भी कर रही हो आराम से करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये आंसर उन्होंने दिया था। तो मुझे तो एस्ट्रल अटैक बेटा कुछ नहीं पता था, वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं। तो मैंने वापस मैसेज किया कि मुझे इसका मीनिंग ही पता नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने और एक्सप्लेन किया उसको, और फिर एक मैसेज मुझे डाल दिया। फिर मैंने वो पढ़ के मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर ये सब हो गया। फिर ये 3rd मार्च को हुआ, 10th मार्च को पीएमसी के सारे वीडियोस मेरे पास आने लगे, और मैं समझती गई जैसे वीडियो आता कि ये मेरे लिए है, अंदर से आवाज आता। तो वो पहला वीडियो था दीप्ति नडेला जी का। तो उनको मैं वीडियो देख के मैंने जब सुना, तो मैंने बोला बाप रे कितना अच्छा बोल रहे हैं ये, बहुत सुंदर। ऐसा नॉलेज तो मैं पैसे देकर भी सीख नहीं पाई पिछले 3 साल में। तो मुझे ऐसा लगे कि जो मैं पे करके सीखना चाहती थी वो भी नहीं मिल रहा। तो ये आराम, बड़े आराम से और फ्रीली सिखा रहे हैं। मुझे तो पहले तो ये था पैसे ही नहीं है, फ्री में सिखा रहे, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं उसको कंटिन्यूअस 10 to 15 मार्च तक सुनती रही। उनको सुनने के बाद जैसे ही वो खत्म हुआ, मुझे जो साउथ की श्यामला चेन्ना मैम है, पता है आपको, बैंगलोर में रहती है वो, हमारे पीएमसी की मास्टर है। तो वो उनके वीडियोस आने लगे, फिर मुझे आवाज है कि इनको भी देखो। फिर मैं उनको देखती गई, उनका सब पढ़ लिया। फिर 20th मार्च को पत्री जी का वीडियो, 5 मिनट का ध्यान वो सिखा रहे थे, वो मैंने किया, पहली बार ध्यान किया वो।
इससे पहले ध्यान रेकी में होता था, लेकिन ऐसा वाला डेप्थ वाला ऐसा नहीं था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब हो गया। फिर 20 उसी मार्च में 23 टू 26 हरिद्वार में हमारा पीएमसी का कुछ प्रोग्राम था लगता है। तो वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने जैसे ही ऑन किया यूट्यूब, तो लाइव चल रहा था। तो मैंने बोला ये क्या है, तो मैंने ऑन किया, तो जो तीन मास्टर के देखा, वो तीन ही मास्टर उधर बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ये एक साथ क्यों बैठे हैं। तब तक मुझे पता नहीं ना एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक पता ही नहीं। तो सब बैठे, मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर थोड़ा सा इधर उधर देखा, तो सब साम सेम सेम नाम आ रहे थे नीचे। तो बोला हाँ शायद इनका कुछ तो है, आश्रम है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है यहाँ पे वो काम करते होंगे। तो पूरा 3 दिन तक मैं देखती रही लाइव उनका जो भी चल रहा था प्रोग्राम। फिर मैंने बोला इनका बम्बई में भी कुछ है क्या, तो मैंने मैसेज डाल दिया वहां पे ही, वो उनका जो आ रहा था ना। तो वहां पे राम बाबू ने मैसेज किया, मुझे उत्तर दिया था कि मुलुंड में एक है करके मुंबई। तो फिर मैंने वैसे फिर मुंबई ग्रुप से मैं जुड़ी, फिर पिरामिड गई वहां पे। तो उन्होंने बोला कि 31 मार्च को, उसी मंथ में 31 मार्च को उन्होंने बोला कि कल सुबह 6 बजे तुम आ जाना, 6 सवा 6 बजे। मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो मैं वहां पे गई, तो वो सब उनका मेडिटेशन लेते हैं सुबह एक्चुअली। वो खत्म हुआ था, 6:30 हुआ था मुझे। तो कोई नहीं था, तो सर रुके थे मेरे लिए। तो मुझे अंदर लेके गए, तो मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, ये कुर्सी पर बैठी हूँ, वो कुर्सी पर, वो सब वहां पे चेयर्स ऐसे पिरामिड लगाए लगे हुए ना, बहुत सुंदर सुंदर चेयर्स रखे हुए, और पिरामिड्स भी लगे हुए। तो पिरामिड इतना बड़ा सुंदर था, वो देख के तो मेरा मन भर गया। मैंने बोला ये क्या, और सर भी मुझे मेरे पीछे पीछे, बेटा यहाँ पे बैठना, बेटा वहां पे बैठना, सब जगह पे वो बिठा बिठा के ना मुझे दिखा रहे। तो बोले तुझे जहाँ अच्छा लगता है ना तो बैठना, जितना देर ध्यान करना है करना। तो मैंने बोला ध्यान तो कभी किया नहीं, एक बार सिर्फ पत्री जी का सुना है मैंने, 10 मिनट का ही था, वो मैंने किया था। तो पता है ना कैसे, हाँ मैंने उन्होंने बोला वैसे मैंने किया था, तो वैसे मैं उतना जानती हूँ। तो बोले इतना ही करना। तो मुझे एक जगह पसंद आई, तो मैं वहां पे बैठ गई। तो जैसे ही बैठ गई, और बैठती ही नहीं, तो एक बहुत बड़ी एनर्जी आ गई। और जैसी वो एनर्जी आ गई, मेरे सहस्त्र से एंटर होके मेरे बॉडी में चली गई। वो बाहर नहीं आई, अंदर ही चली गई। और मैं जो डीप ध्यान में गई, तो 1.5 घंटे के बाद मैं बाहर आई थी। मुझे पता नहीं बीच में क्या हुआ क्या नहीं, कुछ पता नहीं। और सर तब तक बेचारे खड़े रहे थे वहीं पे, वो गए नहीं वहां से। मेरे लिए वहीं पे खड़े थे, वो सुबह से आए हुए थे, लेकिन फिर भी मेरे लिए बैठे रहे। और मैंने आँख खोली, टाइमिंग देखा, तो बाप रे 11:30 तक हुआ था टाइमिंग। तो 7 के बीच में, मैं सब बीच में देख रही थी ना, तो वो टाइम पे जब बैठी तब से 11:30, 10 to 11:30। तो 11:30 मैंने बोला इतना टाइम हो गया, मैं बैठ गई। तो मैं सर की तरफ देखा, तो बेचारे मुस्कुराते हुए चुपचाप शांति से खड़े थे। तो मैंने उनको सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, सर मुझे ना ऐसा ऐसा जब बैठी ना तो ऐसा अनुभव है। कुछ नहीं, उन्होंने हंसा, बोले कि कुछ नहीं ठीक है, ऐसे बोला मुझे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छी चीज है ना ये। तो बोले हाँ हाँ अच्छी चीज है, आपको अच्छा अच्छा समझ में आ जाए। तो मैंने बोला ठीक है, तो बोले वो अपने ग्रुप में तुम्हें ऐड कर देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो 1 अप्रैल से मैं ज्वाइन हुई बॉम्बे ग्रुप में। जैसे ही उधर भी ज्वाइन हुई, और श्यामला अम्मा के ग्रुप में भी ज्वाइन हुई, सेम एक ही दिन में। और दीप्ति नडेले जी के 3 क्लासेस में एक वक्त में अटेंड करती थी। इनका बहुत जल्दी होता था श्यामला अम्मा का, तो वो जल्दी खत्म हो जाता था, फिर 6 बजे दीप्ति मैम का शुरू हो जाता था। और इनका आराम से ना 7:38 को ऑन होता था, 7:15 या ऐसा। तो तीनों आराम से ना अटेंड कर पाती थी मैं। पता नहीं मेरा मन किया कि मैं सबको सुन लूं। तो जैसे पहले दिन से मैं अटेंड करती गई, पहले दिन से ही सारे एक्सपीरियंस शुरू मेरे, पहले दिन से ही। तो रोज मतलब वो सब मेरे वेट करते रहते कि इसको आज क्या दिखा ऐसा वाला। तो 3 मंथ्स ना, 3 मंथ्स मैंने 90 डेज 90 एक्सपीरियंसेस हर क्लास में अलग अलग करती थी। इतना सारा क्या क्या दिखा, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट दिखे, हमारे पीएमसी के मास्टर्स वहाँ पे कैसे टीचिंग करते हैं वो दिखा। मतलब ये सब ऑलरेडी टीचर्स थे सारे, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो पुराने जमाने के होते हैं ना वहाँ पे। तो वो सब मैंने देखा। और 15th डे जब मैंने ज्वाइन हुआ था ना, 15 डे में मैंने अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव किया पहली बार, कि मैं खुद ही शिव जी बन गई थी उस दिन। और वो एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था, कि मुझे तब पता चला था कि आज तक पता नहीं था कि इंसान में भगवान होता है तो कहाँ पे होता है। मैं पूछती थी कि इसका बताओ, लेकिन कभी किसी ने उत्तर नहीं दिया था कि ये इंसान कहाँ पे है, किधर बोलते हैं कि भगवान नहीं करके। तो वो मैंने लिटरली मैंने शिव जी के रूप में बदल के देखा
कि जैसे कि मेरा क्लिनजिंग हो गया, पहले क्लिनजिंग करवा लिया सबने, शिव जी ने। और उसके बाद जैसे कि हर पोर से किरणें कैसे निकलती है ना, वैसे निकल रही थी। और वैसे हर चक्रा का क्लिनजिंग होकर पूरा सहस्त्रार तक क्लिनज हुआ था। जैसे कि सारे कलर्स निकलते रहे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू कलर, फिर डार्क ब्लू और फिर पर्पल, इस तरीके से वो होता है ना, फिर गोल्डन होना। लास्ट में वो गोल्डन हुए थे जब क्लिंज हुआ था। तो उसी समय वहां पे एक मंदिर था, तो वहां पे शंखनाद होने लगा, ढोल ताशे बजने लगे, कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमें वो जो हमारा खुद का सत्य है वो पता चलता है। तो वो भगवान भी खुश हो जाता है कि हाँ, मैंने जो भेजा था ये काम उसने परफेक्ट कर लिया, या अनुभूति इसको ठीक से हो रही, इसने वो प्राप्त कर लिया, ये इसने अपने आप को वैसे बना लिया है, तो वो अनुभव कर लिया। तो वो उसका साइन था। फिर ये होने के बाद जैसे ही वो क्लींस हो गया, पर्पल गोल्डन कलर हो गया, उसके बाद फिर मैं, मेरे सर पे वो शिव जी की जटाएं बनी, पूरी जटा बनी, और उसमें गंगा जी आकर पूरे शरीर में गिरने लगी। तो वो लिटरली पानी ना, मैं टच फील कर रही थी पानी का ठंडा ठंडा पानी, कि मेरे शरीर से वो पूरा इतना सुंदर लग रहा था ना, वो क्या ही बोलूं मैं। वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरा ज्वाइन होने के बाद 15 डेज में। और फिर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इसमें हुए। मेरे इनकारनेशन पता चल रहे थे कि जैसे मेरा एक इनकारनेशन महाराष्ट्र में जो संत ज्ञानेश्वर है, उनका एक इनकारनेशन मेरा था। फिर अभी रिसेंटली एक पता चला कि जैसे कि ऋषि वशिष्ठ है, उनका इनकारनेशन। तो जैसे मुझे हर चीज सहस्रार से पता चलती है, मतलब कुछ भी अच्छा बुरा है या नहीं, कभी कभी टेस्ट करते हैं ना, मतलब ये ठीक है या नहीं है, करना है नहीं करना। तो मेरा सहस्त्रार शुरू हो जाता है, तो मुझे पता चलता है कि मुझे करना है नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो बंद हो जाए, मतलब वो खुलता ही नहीं है। जैसे ही खुला तो मुझे उत्तर मिल जाता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे ये करना है। तो ये सहस्त्रार क्यों ओपन होता था, उसका उत्तर इसका एक्चुअली पहले मुझे दिखा था, जो मैं बोल रही हूँ ना आपको। तो जब ज्वाइन हुई थी उसी साल में 21 में ऋषिकेश में प्रोग्राम था 5 डेज का। तो वो टाइम में जब हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे ट्रेन से, तो मुझे वो इसके रिलेटेड एक दिखा था ध्यान में। हम लोग ध्यान में बैठे थे, जैसे कि एक नदी बह रही है और उसमें एक नाव है छोटी, और उसमें ना सारे ऋषि लोग बैठे। तो एक उसका स्थान था वो खुला था, कि कोई बैठा नहीं था, जो 6 ऋषि थे बैठे थे। तो जब मैं गई वहां पे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के वहां पे बिठा। तो ये उसका उत्तर मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या दिखा और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फेब में जब मैं महाअवतार बाबा जी गई, विजिट किया था, तो वो टाइम पे मुझे उधर से आने के बाद मुझे वो पता चला कि अ, मैं ऋषि वशिष्ठ का इंकारनेशन है। तो वो सहस्त्रार के स्वामी है और सृष्टि के आदि गुरु है। तो उनकी वजह से मुझे वो इंकारनेशन होने की वजह से मुझे सहस्त्रार के अनुभव होते थे, और मुझे पता चलता था सारी चीजें। तो ये मुझे रिवील हुआ था, ये अभी की बात है, अभी मतलब फेब में मुझे पता गई थी, आने के बाद मार्च में ये रिवील हुआ था। तो इस तरीके से ये सारे अनुभव आते गए। फिर बहुत सारे, फिर 3rd मंथ के बाद इनडायरेक्टली मैं काउंसलिंग करना शुरू कर दी थी। मुझे नहीं पता था काउंसलिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन जैसे कि ज्वाइन हुए तो वहाँ के क्लास के फ्रेंड्स बनते हैं ना हमारे उस स्पिरिचुअल ग्रुप के। तो एक दूसरे को कॉल करना, पूछना कि मुझे एक्सपीरियंस है, तो पूछते थे कि तुम आप कैसे करते हो, प्रैक्टिस क्या नहीं करते हो, तो मैं बताती थी उनको। तो वो इनडायरेक्टली ना उनको काउंसलिंग में कर जाती थी, मुझे पता नहीं था, अभी ये समझ आ रहा है कि मैं काउंसलिंग कर रही थी। तो वो सॉर्ट आउट हो जाता था उनका प्रॉब्लम। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मैं बोले ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब एक्यूप्रेशर और कभी इधर कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ तो 100% रिजल्ट आ रहा है सामने को। तो ये तो और खुशी की बात है ना, कि बिना कुछ किए। तो ये मुझे बहुत अच्छा अच्छा ये करना, मतलब आने पर अच्छा लगने लगा। तो ऑटोमेटिकली ना बहुत सारी एक दूसरे से पहचान के, ऐसे किसी ने किसी को बोल दिया, किसी ने किसी को बोल दिया, ऐसा करते करते बहुत लोगों के ना कॉल्स आने लगे। और फिर मैं काउंसलिंग करती गई कंटिन्यूअसली, मतलब जैसे खेल होता ना वैसे ही मेरा शुरू हो गया। मुझे वो थोड़ा नशा जो जैसा चढ़ा कि अरे नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा था, कि जैसे सॉर्ट आउट होते हैं या फिर उसको सॉल्व करना है ना, बड़ा मुझे मजा आता है। तो सॉल्व, जैसे कोई पजल होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्व करने में ना मुझे कि हाँ ये इस तरीके से, वो इस तरीके से, कि अपने आप ही वो आंसर सब आ जाते थे अंदर से। क्योंकि मुझे मैं पता है कि हम करते नहीं, वो सारा कॉन्शियसनेस का ही खेल है, वो भी हम सब पता चलता है। तो वो लेकिन आते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था। फिर
ये एक्चुअली ये 3 मंथ्स थे ना मैम, जो फर्स्ट, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने अपने आप को कैसे तैयार किया। जब मैं ज्वाइन हुई थी 1 अप्रैल से, मैंने 3 क्लासेस ज्वाइन कर ली थे। तो मैंने दिन के 17 आवर्स मैं सिर्फ यही करती थी। 10 आवर्स मेडिटेशन करती थी, 7 आवर्स मास्टर्स को सुनती थी, और 3 आवर्स में सोती थी। 3 आवर्स में, उस टाइम पे मुझे कैलकुलेशन नहीं पता था किस तरीके से डिवाइड करना है, तो मैंने अपनी बुद्धि से वो मैंने कर लिया था। तो 3 आवर्स में अपने घर के काम के लिए और खुद के लिए 1 आध घंटा देती थी, तो ये मेरा काम होता था। तो मैंने 3 महीने, मतलब बोलते हैं ना जैसे कि बिना पैसे के कभी कभी वैल्यू नहीं रहता, लेकिन मुझे पता था कि ये क्या वैल्यू है इसकी, जो मिल रहा है मुझे बिना पैसे के, एक पेनी भी नहीं देना पड़ रहा है, और मुझे इतना भर 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 के, मतलब एक एक मास्टर एक एक के ऊपर, मतलब एक एक से बढ़िया। जी। हाँ, तो ये मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे इतना शायद भगवान ने चांस दिया है ये सब कुछ करने के लिए, और सीखने के लिए, या फिर ज्ञान लेने तक मेरे तक आया, तो मुझे ये लेना है, बस इसको गवाना नहीं। तो मैंने एक एक मिनट लगा दिया था वो टाइम पे, मैंने अपनी जान लगा दी थी 3 महीने में कि मुझे सब जानना है, मुझे दो जितना चाहिए, जितना भेजना है भेज दो, मैं सब लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ऐसे मूड में मैं थी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रू डिफिकल्टीज है हमारी स्पिरिचुअलिटी टैबलेट की, वो मैंने यूज की है, हुई है यहाँ पे, कि एक स्ट्रैटेजी बना के मुझे क्या क्या करने अपनी बुद्धि से। मुझे नहीं समझ आता था कि इक्वल पोर्शन में सबको डिवाइड करना है, लेकिन वो टाइम पे मुझे जितना समझ आया ना उतने मैंने डिवाइड करके वो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जितना ज्यादा दूंगी उतना मैं उतने मास्टर्स को सुन पाऊंगी, क्योंकि एक मास्टर से नहीं, हर मास्टर से मुझे अलग अलग मिलेगा। और मेरे पास ऐसा था कि मेरी एज के हिसाब से मुझे वो भी था कि मुझे कितना समय है पता नहीं, आज मैं हूँ कल नहीं, तो मुझे अभी का समय है ना, मुझे वो एक एक मिनट यूज करना है, मुझे वो एक एक सेकंड चाहिए, मुझे वो पता चलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कुछ आधा छोड़कर मैं निकल गई। तो मेरे लिए वो था कि भरोसा नहीं ना, हम कहते हैं ना कि जो करना है अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो है ना वो कर देगा। तो मैंने वो अप्लाई तभी किया था, तो इसके लिए वो जब मिला ना मुझे, तो मुझे वो, मैंने उसके बेनिफिट्स भी बहुत पाई। एक तो मैं बहुत गुस्सा करती थी, मेरा बहुत गुस्सा शांत हुआ, शांत मतलब पानी बर्फ का गोला सर पे रख के इतनी शांत हो गई। बहुत शॉर्ट टेम्पर थी। और उसके बाद हर चीज को समझना, कैसे करना, क्या करना, गलत क्या सही क्या, लोगों से डील करना, वो आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे आता गया, समझता गया। और हर चीज के पीछे रिएक्ट नहीं करना, वो चीजें नहीं पता चलती थी। फिर रिलेशन मेरे भाई के थोड़े से खराब थे, तो मैंने उस पर काम किया, वो मैंने अच्छे से बदल ही दिया, बोले तो वो 6 महीने के बाद पूरा ट्रांसफर, मतलब वो ये हो गया कि अरे ये क्या हो गया दीदी को। ऐसा वाला इतना मैंने मतलब उसको उसको भी विचार करने के लिए ये किया, तो मैंने उसके ऊपर जो भी हमको बताया जाता है वैसे ही मैंने वो उसका प्रैक्टिस किया, और वो भी सक्सेसफुली पूरा किया। फिर लोगों को मैं एक एक करके ध्यान भी सिखाने लगी, छोटा सा जितना भी मुझसे जमता था उतना, 1 to 1 जितना होता था उतना करने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे साल में ये आ गया। और जब मैं बीच में उसी साल में 21 में ऋषिकेश भी गई थी, तो वहां पे भी मेरे बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, बहुत सारे। क्योंकि वहां पे एक तो मेरा डॉग से बहुत डर था। तो वहां पे जब हम लोग पतंजलि जी का था ना अटेंड करने के बाद ना, वहां पे एक बहुत बड़ी योगिनी माँ रहती है पहाड़ों में, जंगलों में। तो वो प्लेस वहाँ के लोगों को पता है, लेकिन वो श्यामला अम्मा थे, उनके पहचान के थे ना, उनसे उनके थ्रू हम गए थे वहाँ। कि जैसे अपना प्रोग्राम खत्म होता है ना, तो पास के मंदिर जाना या फिर उधर जाना, तो हम लोग वहां पे गए थे ना, तो वहां पे बाबा जी ने उनको वहां पे रखा है, वो वहां पे जंगल में रहती है, और बहुत बचपन से ही घर छोड़ के वो सन्यासी बनी हुई है। तो वहां पे गए ना, तो उनके पास बाबा जी ने उनकी रक्षा के लिए 15 डॉग्स रखे, जो कि ऐसे बहुत, मतलब अगर हम लोग खड़े रहे तो हमारे छाती के पास आ जाए, इतने बड़े वाले, इतने बड़े वो कुत्ते हैं। तो जैसे हम लोग जाते हैं ना, तो उनका घर ऐसा ऊपर है, और हम लोग नीचे गाड़ी लगा, तो वहां पे नीचे वो कुत्ते जैसे ही देखते हैं ना, तो नीचे चले आते हैं, और हम सबको ना टेस्ट करते हैं
कि हम ऊपर जा सकते हैं नहीं जा सकते। अगर उन्होंने अलाउ किया तो ही हम ऊपर जा सकते हैं माँ के, तो योगिनी के पास, योगिनी माँ के पास, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो मैं तो, मेरी तो सास, मैं तो देखूं तो उल्टी दिशा में चली जाऊं, ऐसी वाली डरपोक मैं। तो मैं बोली अभी तो मैं गई कहाँ से, मुझे कुछ सुनने, वो एकदम छाती पे चढ़ गए मेरे, मेरे और अम्मा, श्यामला अम्मा के, बाकी किसी को कुछ नहीं किया लेकिन हमारे में चढ़ गए। तो मैंने बोला ये तो एकदम मुंह ऐसे इधर। तो मैंने बोला, अब जब आंखें बंद करके सांस पूरी रोक के अंदर मैं चुपचाप खड़ी रही। श्यामला बोले कि चिल्लाना नहीं, चुपचाप बैठना, कुछ नहीं करेंगे, बस देख रहे हैं वो। तो मैंने अपने आप को रोक लिया। वो थोड़ी देर के बाद सूने के बाद ना वो शांत हो गए, फिर नीचे पैर किए, फिर हमको लेकर वो ऊपर चले गए, कोई नहीं आता, वो लेके जाते हैं। तो वो ऊपर लेकर गए। ऊपर लेके जाने के बाद उधर मैं 1.5 घंटा थी, तो 1.5 घंटे में वो एक एक कुत्ता, एक आएगा मेरे, जब तक मैं पीठ पे सहलाऊं नहीं तब तक दूसरा आता था, फिर तीसरा आता, ये 1.5 घंटे तक चल रहा था। तो उस दिन से आज, अब मैं कुत्तों से डरती नहीं हूँ। तो ये बाबा जी ने उस दिन ना मेरा डर निकाला था वहां पे। और बहुत सारे अनुभव आए वहां पे। वहां पे मतलब हम लोग टेम्पल्स में भी जाते थे, आसपास बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स है। तो वहां पे एक वाटरफॉल भी है, तो वहां पे सारे ना जंगल के प्राणी ना, सोल, वो सारे आए थे मेरे पास कि रिलीज करा दो। तो मुझे पता ही नहीं था वो टाइम पे कैसे रिलीज करते क्या करते। तो मैं, चक्कर आ गया था और मैं बैठ गई थी नीचे एकदम, वहां पे ही पत्थर पे ऐसे गिर गई थी। तो जो साथ में थे वो लेके आए, तो बाद में जब पूछा गया था क्या हुआ था, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे सोल्स आए थे, जैसे एनर्जी देख के आते हैं ना वैसे वाले, लेकिन मैं जान, मुझे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वो टाइम पे। तो मैंने कुछ किया नहीं था, तो बोले कुछ नहीं, इट्स ओके, लेकिन इस तरह से कर, तो उन्होंने मुझे सिखा दिया था कैसे करना है। तो मैं तब वो सीखी थी, वो मैम ने सिखा दिया था। तो ऐसे करके मतलब वो एक्सपीरियंसेस थे। फिर दिसंबर में हम लोग हैदराबाद गए थे, वहां पे भी बहुत पत्नी जी थे तभी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते गए। फिर मैंने गुड़ाकेशा किया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 22 में गुड़ाकेशा किया, कि पत्री जी बोले थे नींद लेने की जरूरत नहीं। मैंने बोला ऐसे कैसे, इंसान तो 7-8 घंटा तो नींद चाहिए। फिर तो कैसे ना, हम लोग कैसे, नींद होती है तो हम लोग अगर रात को नहीं नींद लेंगे तो दिन भर हमको नींद आती रहती है। बोले ये कैसे पॉसिबल है, तो मैंने इसको भी ट्राई करने की कोशिश की कि मैं देखती हूँ क्या होता है। तो मैंने बैठना, पहले दिन से ही बैठना शुरू कर दिया, जो ज्वाइन हुई गुड़ाकेशा के ग्रुप में, और ध्यान करना शुरू किया। तो वहां पे पहले दिन से मैं आराम से सुबह तक बैठी, और मैं लगातार 6 महीने तक बिना सोए बैठी। लेकिन 6 महीने के बाद एक फंक्शन आया, तो वहां पे गई तो वो नींद लेना पड़ा, क्योंकि लोगों के सामने वो अलग पड़ता है ना, तो उनके सामने वो नींद लेना पड़ा, तो वो थोड़ा ब्रेक हो गया। फिर अभी वापस, मतलब उसके बाद अभी 1.5 साल कंटिन्यूस में रात को सोती हूँ, दिन में भी नहीं सोती और रात को भी नहीं सोती। और अभी थोड़ा स्पिरिचुअल टैबलेट की वजह से उसको और थोड़ा बोलते हैं ना फिनिशिंग वाला कि जैसे कि उन्होंने सोने के लिए बोला है 10 to 2 तक, लेकिन मेरा वो भी नहीं होता है नींद, क्योंकि वो चली गई है तो वो नहीं आ रही है। तो मैं वो टाइम पे क्या करती हूँ कि ध्यान में बैठ जाती हूँ, और वो नींद मतलब नींद जैसा हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। फिर 2 o'clock से मेरा फिर वापस वीडियोस देखना, मास्टर को सुनना, नोट्स निकालना, ये सब करती हूँ। फिर 3 to 4 में मैं फिर मतलब मैंने डिवाइड कर लिया उसको कि कैसे उसको मैनेज करना है, ताकि मैं बोर भी ना हो जाऊँ, कंटाला भी ना हो जाए, और मैं बैठी रहूँ आराम। फिर 3 to 4 में मैं एक 20 मिनट ध्यान करती हूँ, क्योंकि वो टाइम में अच्छा होता है ना ध्यान करना। तो वो 20 मिनट का ध्यान करके फिर बुक्स पढ़ती हूँ। फिर बुक्स मेरा कंप्लीट तो नहीं होता, 4 to 4:30 में थोड़ा स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए। फिर वापस मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ आधा घंटा ऐसे ही, फिर 5 to 6 वापस ध्यान में बैठ जाती है, 7-7:30 तक ध्यान में रहती हूँ। फिर अपना दिन का जो भी रूटीन, लेकिन दिन भर अभी नींद नहीं आती है, कुछ होता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम। तो इस तरीके से मतलब एक एक चीज ना पतरी जी के मैं आजमाती गई। फिर वो अपना फूड का आ गया, खाना भी वो भी अपने आप ही जैसे कम हो जाता है। तो वेगन का मैंने किया था बीच में। तो जैसे कि अभी सुबह तो सारे फ्रूट्स और 1 टाइम मील होता है, तो वही खाती हूँ। तो इस तरीके से, या फिर आई स्पेशल टैबलेट में तो और थोड़ा फिनिशिंग बोलते हैं ना उसको, और एंड प्रोसेस बोलते हैं ना, वैसे वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। अभी काउंसलिंग कर रही हूँ, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है ये सब करते वक्त कि हाँ, मतलब अभी लगता है कि हाँ, अब मेरा खत्म होने के कगार पे है, और मैं सब कुछ ठीक प्रॉपर कंप्लीट कर पाई इस सोल जर्नी को। और अच्छे से मास्टर्स भी अभी मेरे ऊपर काम करने के लिए तैयार हो गए। तो
वो भी एक अच्छी बात है कि वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगी, तो अगले नेक्स्ट लाइफ के लिए और बेटर हो जाएगा और अच्छी तरीके से मैं आ पाऊंगी। तो इस तरीके से मेरी पूरी जर्नी मैंने मतलब जो भी अनुभव किए वो इस तरह मेरे लिए तो बहुत ही अलग, और इतनी देर से मिलने के बाद भी बहुत कुछ मिला, ऐसा लगता है पिछले 2.5 साल में। मैं 2.5 years में बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ, और मैंने उसको छोड़ा नहीं। मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल एक भूखे की तरह खाया है सारी चीजों ये अच्छे से यस, कि मुझे मिल जाए। तो इस तरीके से मेरी सारी जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई। तो ये सारे अनुभव। थैंक यू। हमारे पास अभी ऐसे ऐसे मास्टर्स आ रहे हैं। लास्ट ट्यूसडे भी प्रेमलता जी आए थे। शी शेयर्ड हाँ के हाउ उन्होंने अपनी जर्नी के एजुकेशन के लिए कैसे 8th से आगे जाके उन्होंने कितना, और आपकी तो स्पिरिचुअल जर्नी वही है ना कि जो सीकर जी, होता है, वही। जिसकी सोल का पर्पस होता है। मैंने उनको भी यही बोला था कि जब एक होती है दुनिया की तलाश, एक होती है मन की हाँ, तलाश, इच्छाओं बन की के। तलाश, लेकिन जो रूह की तलाश होती है ना, जो सोल की तलाश होती है, यस। वो फिर हमें तब तक वो एक ड्राइविंग फोर्स बन के हाँ चलाती है। और जब हमें वो चीज मिल जाती है, वो प्यास नहीं तो लगी रहती है अंदर। हाँ, बहुत और ज्यादा। देखो कि वो मनी से भी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि नहीं। अर्न करा है सब कुछ, लेकिन फिर भी वो पेप्सा थी अंदर कि वहां तक मुझे पहुंचना है, क्या चाहिए मुझे, वही जी। है ना। और जब कहते हैं कि जब हीरा मिल जाता है, तो फिर हम्म। जैसे कबीर जी ने बोला, पाया हीरा बांध गठरिया, बार बार इसके खोल। तो जब बिल्कुल। हीरा मिल जाता है, तो फिर हमें लगता है, जैसे आपने बोला कि अभी लगता हाँ। है अंत में, एंड में, तो ये हम्म। तलाश अब एक सेटिस्फेक्शन राइट। सेटिस्फेक्शन लाने लग गई है ना। जी। सो जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। और इतने प्यारे हमारे साथ वहां थे। बस वही आ जाता ना कि जब हम्म। वो एक कहावत है कि बड़े सिरों की बड़ी मुसीबत, तो वहां पे जब हरिद्वार गए थे, तो हमारी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी, बीइंग अ मेंटर्स, के क्लासेस जी। कंडक्ट करनी, एवरीथिंग। सो वी वर busy in all that stuff के how to shape up and how हम्म। to complete that workshop जी। परफेक्टली। और आप बिल्कुल। लोगों से मिलने का दोबारा अगर चांस मिलेगा, तो शुभांगी हम सब बोलेंगे कि भाई बिल्कुल। चंडीगढ़ आओ। हमारी पक्का वर्कशॉप्स पक्का। अभी तो स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी फ्लोरिश होना शुरू हो गया है, जी पंजाब जी जी। हरियाणा चंडीगढ़ में। तो वी नीड अच्छा। ऑल यू मास्टर्स। यस, पक्का L1 पंजाबी पक्का। का चल रहा है। ओके। तो हाँ पक्का पक्का। बस। जरूर। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मास्टर्स। शुभांगी आपके साथ है, रमेश सर, जो भी थैंक हम यू सो लोग मच। इनको थैंक्स या इनके एक्सपीरियंस का वो करना चाहें, तो फिर हम ध्यान में चलेंगे। मैं क्या शुभांगी मैडम को आत्मवंदन। थैंक यू। मैडम को आत्मबंधन। कितने आत्मबंधन, दिनों कैसे हैं बाद आप? कभी हाँ पहचान लिया, वहां मिले थे जी जी। हरिद्वार में। कैसे भूलेंगे? भूल नहीं सकते। बहुत थैंक यू थैंक वहां यू। भी कुछ तो आपने। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहते हैं ना। हाँ ठीक है, चलो। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शुभांगी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सब प्रवीण जी। थैंक यू यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया। हरिद्वार में तो मिले ही थे फर्स्ट टाइम। अब जी लगा जी। कि अच्छे से जानते हैं हम शुभांगी को आज पूरी लाइफ जर्नी सुनने के बाद। बिल्कुल। और सच में बड़ा मोटिवेशन मिलेगा जिस जिस जो भी सुनेगा हाँ कि जी। कैसे कैसे करके सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ एक सच्चे। इच्छा सच। रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, बस अपनी मेहनत होनी चाहिए और उतना डेडिकेशन होना चाहिए, बस। बिल्कुल, एक डेडिकेशन से सब कुछ पॉसिबल है सच है। शुभांगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। अब तो लग रहा है जल्दी से दोबारा मिले हम लोग। हाँ हाँ, मिलेंगे पक्का। बिल्कुल पक्का बिल्कुल। जरूर मिलेंगे। थैंक यू जी, यस थैंक बिल्कुल। यू। सर। रमेश सर, लास्ट वर्ड्स।
नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी। और जो जी। मैंने ऑब्जर्व किया है, जो एक तो आपके ना बहुत ही आपके अंदर ना भोलापन है। भोलापन इन सेंस भी आप जो भी आपने बोला अपने सच्चे दिल से बोला। जो यस। आपकी कमी थी आपने वो भी कहा भी ये मेरी कमी है, उसको एक्सेप्ट किया। जी। और जो दूसरी चीज मेरे को अच्छी लगी भी, जो आपके फादर ने आपको सिखाया कि कर्म पे विश्वास करो। यस। आपने यानी कि अपनी जर्नी में अपने ऊपर कर्म के ऊपर काम किया। बिल्कुल। यानी कि जो जैसे कहते हैं ना, यानी कि कर्म से कुछ खाना पीना सबसे बड़ा पाप है। हम्म। अगर आप कर्म करते हो, अगर किसी तीर्थ स्थान पे नहीं भी जाते ना, तो भी आप ईश्वर आपको मिल जाएगा। यस। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरा भी यही मानना है भी, मंदिर जाना इतना जरूरी नहीं जितने आपने जी। कर्म करने। और जो आपने कर्म जी। किए परोपकारी कर्म किए हैं, हम्म। बिना किसी यानी कि भी मेरे को कुछ में कुछ एक्सपेक्टेशन, बिना एक्सपेक्टेशन से आपने हम्म। परोपकार किया है। परोपकार यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि एक ईश्वर को पाने का सबसे अच्छा रास्ता है। जी। तो बिल्कुल। आप तो वैसे भी साक्षात एक देवी के रूप में हो। आपने इतना बड़ी आपकी जर्नी चल रही है, जी। तो मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम बहुत बहुत करता हूँ। धन्यवाद, आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना प्यार से, जो भी है मैंने बोला वो समझ लिया। जो भी मुझे लगा एक चीज बहुत। है शुभांगी, आपकी जर्नी शेयर सुन के वो हम्म। फीलिंग आ रही है कि जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में बताया जाता है ना कि अगर आप कुछ चीज अगर तो कोई चीज हाँ। अनकॉन्शियसली जाती है तो यस। यस। वो सेम राइट टाइम पे, लेकिन जब हाँ। आप हाँ। कॉन्शियसली कुछ छोड़ते हो, बस। आपको बस। पता था आप इतना कुछ लर्न करते गए, लेकिन आपको हम्म। पता था कि पिता से या आपके अंदर से हम्म। कुछ बंधन है। आप हम्म। कॉन्शियसली उसको खुशी से हम्म। बिना किसी अंदर उसके हम्म। छोड़ते गए, एंड व्हेन इट कम्स बैक टू यू इन abundance, in abundance. यस। Very good. Yes. Thank you. क्योंकि कर्मा खत्म होने का भी एक टाइम होता है ना, बिल्कुल उसी टाइम पे वो सब कुछ आने लगता है। Yes. Yes. Definitely. अभी हम इस ब्यूटीफुल सोल से रिक्वेस्ट करेंगे हमें ध्यान की ओर लेके चले। और ध्यान के बाद हम बात नहीं करते, इसीलिए पहले ध्यान के एंड में हम कि जिसने जैसे भी ध्यान में बने रहना है वो अपने ध्यान को वैसे ही जारी रखे। हम 10:30 तक ध्यान करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप जी। ध्यान में सबको बिठाइए। यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आराम। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान में बैठते हैं अभी। सब लोग अपने हाथों की उंगलियों को जोड़ के अपनी गोदी में रखें, पैरों को क्रॉस करके बैठे और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। और सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेकर, जो कि पेट फुलाते हुए सांस लीजिए आप, और जब छोड़ेंगे तब पेट अंदर अंदर लेते हुए पूरी तरीके से आहिस्ता से छोड़ते जाना है अपने मुंह से। तो ये 3 बार आप ले लीजिए, ताकि पूरा स्ट्रेस तनाव जो भी है वो सब रिलैक्स होता जाएगा। तो सब कुछ बाहर निकलते हुए महसूस भी कीजिए कि शरीर से वो सारा तनाव, सारा स्ट्रेस पूरा सब शरीर से बाहर निकल के धरती माँ में जाके मिल रहा है। स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अंदर आती हुई हर सांस को देखना है हमें, और हर बाहर जाती हुई सांस को भी देखना है। कोई भी सांस हमारी छूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल एक मोती की माला की तरह हमें उसको पिरोते जाना है, एक के पीछे एक, हर सांस आती जाती को पकड़ते रहना है, बिल्कुल एक वॉचमैन की तरह, जैसे वो हर गाड़ियों को नोट डाउन करता रहता है।
लेकिन बस आंखों से देखता रहता है, बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, अपने आप शरीर में एक रिलैक्सेशन महसूस करोगे। ये रिलैक्सेशन एनर्जी बिल्कुल पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाती है और शरीर के हर एक पार्ट को शांत करती जाती है। उसको महसूस करें अच्छे से। सबसे पहले ये एनर्जी हमारे सर के पिछले हिस्से पर जाएगी, वहां पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे जो सेल्स है, मसल्स है, टिश्यू, सिस्टम, ऑर्गन्स, सब कुछ रिलैक्स्ड और शांत होते जा रहा है। बिल्कुल शांत, शांत, शांत और शांत। महसूस करें कि सांसों द्वारा सब कुछ वहाँ का तनाव, स्ट्रेस सब बाहर चला जाता जा रहा है। पूरा रिलैक्स होते हुए महसूस करें। शरीर को ढीला रखें, ज्यादा टाइट न पकड़े। अब आपका ध्यान फेशियल मसल्स पर लेकर आइए। यहाँ पे हमारा माथा, हमारे आईब्रोज, आईज और हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, यहाँ के सारे सेल्स, मसल्स, बोन्स, टिश्यू, सिस्टम और ऑर्गन्स सब रिलैक्स्ड और शांत होते जा रहे हैं। बिल्कुल शांत, शांत, शांत और शांत। सारे तनाव को सांस बाहर जाते हुए सांसों के साथ निकलते हुए महसूस करें। अब आहिस्ता से अपना ध्यान गले की तरफ लेकर आइए। हमारा गले का भाग, गर्दन का हिस्सा और यहाँ के सारे सेल्स, मसल्स, बोन्स, टिश्यू, सिस्टम और सारे ऑर्गन्स सब रिलैक्स और शांत होते जा रहे हैं। बिल्कुल शांत, शांत, शांत और शांत। पूरा रिलैक्स होते हुए वहाँ का तनाव सांसों द्वारा बाहर जाते हुए महसूस करें। तब आपका ध्यान शोल्डर, दोनों हाथ 10 उंगलियों पर लेकर आइए। यहाँ के सारे सेल्स, मसल्स, बोन्स, टिश्यू, सिस्टम और ऑर्गन्स सब रिलैक्स्ड और शांत होते जा रहे हैं। बिल्कुल शांत, शांत, शांत और शांत। शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़े। हाथों की पकड़ को थोड़ा ढीला करें। सारा तनाव रिलीज होते हुए महसूस करें। तब आपका ध्यान चेस्ट पर लेकर आइए। यहाँ पे आपका सारी सेल्स, मसल्स, बोन्स, टिश्यू, सिस्टम और सारे ऑर्गन्स सब रिलैक्स और शांत होते जा रहे हैं। बिल्कुल शांत, शांत, शांत और शांत।
सब रिलैक्स्ड होते हुए महसूस करें। अब आपका ध्यान हमारे पेट के ऊपरी भाग, पेट का मध्य भाग और निचला हिस्सा, इन पर लेकर आइए। यहाँ पे सारे सेल्स, मसल, बोन्स, टिश्यू, सिस्टम और सारे ऑर्गन सब रिलैक्स और शांत होते जा रहे, बिल्कुल शांत 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 शांत। सारे ऑर्गन्स का तनाव शांत होते हुए, रिलैक्स होते हुए महसूस करें। और यहाँ का तनाव का जो एनर्जी है वो सांसों द्वारा बाहर निकलता हुआ महसूस करें। अब आपका ध्यान पीठ की तरफ लेकर आइए। पीठ का ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला हिस्सा और हमारी रीढ़ की हड्डी, यहाँ के सारे सेल्स, मसल्स, बोन्स, टिश्यू, सिस्टम, ऑर्गन्स सब रिलैक्स और शांत होते जा रहे, बहुत शांत 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 और शांत। रीढ़ की हड्डी से सारा तनाव बाहर निकलते हुए महसूस करें। रीढ़ की सारी 33 नॉट्स जिससे सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, उन सबको रिलैक्स कर दीजिए। बस कहते जाइए रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। अपने आप उनमें एक हलचल आ जाए। सारे तनाव को सांसों द्वारा बाहर निकलते हुए महसूस करें। अब आपका ध्यान कमर के निचले हिस्से पर लेकर आइए। हमारे बटक, थाइस, नीज, काफ मसल्स, शिन बोन, हमारे एंकल, हील, सोल, टो फिंगर्स और इंस्टेप और यहाँ के सारे सेल्स, मसल, बोन, टिश्यू, सिस्टम और सारे ऑर्गन्स सब रिलैक्स और शांत होते जा रहे, बिल्कुल शांत 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 और शांत। पूरा तनाव इन भागों से अपनी सांसों द्वारा बाहर निकलते हुए महसूस करें। स्पाइन को सीधी रखें, शोल्डर को ढीला छोड़ दे। अब पूरा शरीर सर से पांव तक बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुका है।
जैसे शरीर शांत हो गया वैसे मन भी शांत होते जा रहा है। अगर फिर भी मन में कोई विचार चल रहे हैं तो बस उसे फिटनेस की तरह देखते रहिए या अनदेखा कर दी और फौरन अपने सांसों पर आ जाए। हर आती जाती सांस को देखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं अपने आप विचारों की गति कम होने लग जाती है और दो विचारों में बहुत गैप पड़ने लगता है। और जब ये गैप बढ़ता जाता है मन अपने आप ही शांत हो जाता है। पर मन शांत होने से शरीर में थोड़ी बहुत हलचल बची है तो वो भी शांत हो जाती है और पूरा शरीर मन बिल्कुल शांत अभी हो चुके हैं। जैसे ही ये दोनों शांत हो गए हमारे अंदर एक निर्विचार स्थिति आ जाती है। जैसे ही निर्विचार स्थिति आ गई उसी क्षण हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांड की वैश्विक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है और सारे शरीर में फैलना शुरू कर देती है। लेकिन कभी कभी यही कॉस्मिक ऊर्जा ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाती। इसका कारण हमारी जो 72,000 नाड़ियों में वो बहती है उनमें बहुत सारे अवरोध निर्माण होते हैं, ब्लॉकेजेस के रूप में, टॉक्सिन्स के रूप में, गांठों के रूप में, जिनका कारण होता है हमारे पंचेंद्रियों का गलत इस्तेमाल, हमारी नेगेटिव थिंकिंग और जन्मों जन्मों से हम जो कर्म करते आ रहे हैं उस कर्म बंधनों की वजह से। तो कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पे क्लेंजिंग प्रोसेस करना शुरू कर देती है और उन सारी चीज़ों को साफ करती जाती है। और जब वो साफ करती है तब जब वो बाहर निकलती है पहले तो हमारी सांसों के द्वारा बाहर निकलती हुई आपको महसूस होगा या फिर आपकी आंखों के सामने कुछ काले धुएं जैसा बाहर निकलता हुआ महसूस होगा या आपके हाथों के पैरों के तलों में से कुछ बाहर निकलता हुआ महसूस होगा। तो आप समझ जाइए कि ये प्रोसेस या क्लेंजिंग प्रोसेस प्रॉपर ही हो पाएगी। जब ये क्लेंजिंग होती है तो हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस करते हैं शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर। शारीरिक लेवल पर हमें वाइब्रेशंस महसूस हो सकते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है या शरीर के अंदर कुछ गोल घूमता हुआ महसूस होगा या शरीर आगे पीछे दोनों साइड बेंड होता हुआ महसूस होगा या फिर शरीर में पेन आता है या खुजली आती है। जब पेन और खुजली आ जाए तो जैसे कर्म बंधन से भी जुड़े हैं तो इसके अलावा यहाँ पे हमें बिल्कुल इस जगह पे हाथ नहीं लेके जाना है क्योंकि इस वक्त हमारा मन हमसे छल करने लगता है। जब वो देखता है जिसको मैंने काबू में रखा है वो ध्यान में बैठने लगा है और सारा ज्ञान पाके खुद होशियार बन रहा है तो मुझे इसको रोकना है। तो ये सारी बाधाएं वो डालना शुरू कर देता है। तो हमें अगर रिएक्ट कर गए तो ये प्रोसेस खत्म हो जाती है और रिएक्ट नहीं किया तो मन के काबू से हम बाहर आ जाते हैं। पर मन अपने आप ही जैसे हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो अपने आप ही वो शांत होने लगता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हमें अच्छी तरह से हो देना है। इसके अलावा हम हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म बंधन है उससे रिलेटेड बहुत सारे पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस फ्लैशेस के रूप में हम देखेंगे, वो भी आपको दिख सकते हैं।
उसको देखने के बाद डरना नहीं है या कुछ रिएक्ट नहीं करना है हमें, बस एक विटनेस की तरह उसको देखना है, जजमेंट भी नहीं करना है, कैसे है क्या है, बस देखते रहिए और याद रखिए ताकि उसको नोट डाउन कर सके। इसके अलावा आप मानसिक लेवल पे भी कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं। आपको बेचैनी महसूस होगी, बैठने का मन नहीं करेगा, घबराहट सी होगी, डर लगेगा, रोना आ जाएगा, पैर सुन पड़ जाएंगे। तो इन सारी चीजों को इस समय देखते रहना है, जो भी हो रहा है। किसी भी चीज में ज्यादा बहना नहीं, बिल्कुल शांति से इस प्रोसेस को हो देना है। यहाँ पे जैसे एक समुद्र मंथन में हमने अच्छी और बुरी चीजें निकलते हुए देखा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमारे अंदर जो जमा पड़ा ब्लॉकेजेस है वो सब निगेटिव रूप में होता है, तो वो सब बाहर निकल जाता है। तो जो अच्छी चीजें हैं वो इन नाड़ियों के क्लिनजिंग के होने के बाद रत्नों के रूप में हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और बहुत सारे ईएसपी पावर्स हम महसूस कर पाते हैं। तो हमें रत्नों के लिए इनको अनुभव करने के लिए इस प्रोसेस को अच्छे से होने देना, ताकि हम हमारे खुद के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ सत्य पता चले। हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और आगे चलेंगे। 1-2 मिनट का समय बिल्कुल अपने अंदर ऑब्जर्व करते रहिए। कॉस्मिक एनर्जी कहाँ कहाँ पे जा रही है, कौन से पार्ट में जा रही है, उसको देखिए। अगर कहीं भारीपन लग रहा है तो वहां पे लेके जाने की कोशिश कीजिए, अपने आप वो एनर्जी वहां चली जाए।
अब हमारी पूरी नाड़ियों की क्लेंजिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब हमारा नाड़ियों का जो मार्ग है पूरा खुल चुका है और कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में उसमें प्रवाहित हो रही है, तो शरीर के एक एक पार्ट तक पहुंचती जा रही है। जब ये एनर्जी पूरे हमारे पैर से लेकर सर तक एक एक नाड़ियों में पूरा भर जाएगी, बिल्कुल सर तक, उसी क्षण हम ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे और हमारा दिव्य चक्षु खुलता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारी एथिक बॉडी बाहर से निकल जाती है, जो कि एनर्जी से कनेक्टेड है। एनर्जी वर्ल्ड में जाकर वहां से एनर्जी लेकर वापस चली आती है। ये बिल्कुल एक गाड़ी की तरह है। जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, अगर वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल उसी तरीके से ये एनर्जी बॉडी का काम होता है, जहाँ पे हमारे सारे चक्रास एनर्जी सेंटर्स के रूप में होते हैं। तो उन चक्रास के एनर्जी सेंटर्स को एनर्जाइज करते रहने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम रात को सोते हैं तब भी ये प्रक्रिया होती है, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं होते वो टाइम पे। और जितनी चाहिए उतनी मात्रा में एनर्जी आती हुई मिलती भी नहीं है। इसलिए ध्यान में बैठकर जब हम इसको कॉन्शियसली प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी अच्छी मात्रा में ये एनर्जी चली आती है। तो जैसे ही एनर्जी बॉडी शरीर से बाहर निकल जाती है, उसी क्षण उसके पीछे पीछे हमारी अस्ट्रल बॉडी भी हमारे नेवल से एक सिर्वल कॉर्ड के जरिए बाहर निकल जाती है और एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग डायमेंशन के मास्टर से बात करके सारे सॉल्यूशंस लेकर वापस चली आती है। तो बिल्कुल अलाउ करना है हम इस बॉडी को बाहर निकलने के लिए, शरीर को अपने आप को हल्का छोड़ देना है ताकि वो आराम से बाहर निकल सके। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो दिव्य चक्षु भी खुल जाता है, जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को खुली आंखों से जितनी दूर देख पाते हैं, ठीक से देख के नहीं पाते। उसी ब्रह्मांड को, उसी चंद्र तारे सर नक्षत्र, उन सब को बहुत नजदीक से देख पाते हैं। वहां पे जाकर हम सारा इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। वहां पे कौन रहते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसी उनकी एनर्जी है, क्या उनकी टेक्नोलॉजीज है, क्यों ये उतने एडवांस्ड है, ये सब कुछ हम जान पाते हैं। और वो भी हमें बिल्कुल सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। और वो सारा इंफॉर्मेशन लेकर हम जब वापस आकर सारी दुनिया को उसका इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जन्म जन्मों के गुरु दिख सकते हैं। हमारे जो माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे पूर्वज जो एंसेस्टर के रूप में हमें दिखाई देते हैं, या गार्डियन के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो वो भी आपको दिख सकते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर जो लोग रहते हैं वो अलग अलग रूपों में है। उनका वो रूप देखकर हमें डरना नहीं, जिससे बात करनी है, कुछ मैसेज है तो वो लेना है। अगर ये सब कुछ आप नहीं देख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे जो एक असली शांति है उसका अनुभव करना है, जो भौतिक जीवन में हम लोग
कितने भी पैसे खर्च करें फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते। उसी एनर्जी को, उसी शांति की एनर्जी को हम यहाँ पे बड़ी आसानी से महसूस कर पाते हैं। हम इस एनर्जी के साथ थोड़ी देर रहेंगे, बिल्कुल शांति से उसको अपने अंदर भरते जाइए। मैं यहाँ पे बिल्कुल शांत रहूंगी थोड़ी देर और हम वापस आएंगे। तो बिल्कुल इस वक्त में इस एनर्जी को एंजॉय कर दीजिए।
अब हम यहाँ की जो भी एनर्जी है वो सब बटोरते हुए आहिस्ता से अपनी चेतन अवस्था में बिल्कुल आराम से वापस आएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल शांति से। और हमारे शरीर को, हाथों पैरों को महसूस करेंगे। और अब हम यहाँ पे एक फॉरगिवनेस का प्रेयर करेंगे। अपने मन में दोहराते जाइए, अगर मैंने इस जन्म में या इससे पहले के हजारों जन्मों में किसी भी रूप में किसी भी सोल को, प्राणी मात्र को, पेड़ पौधों को, मिनरल जगत को किसी भी रूप में मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक लेवल पर कुछ भी नुकसान किया हो, जाने अनजाने में, तो उन सारे लोगों से, सारे सोल से मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती या मांगता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा करे और अपने आप से मुक्त करे। जो भी मैंने किया वो सब अज्ञानतावश किया, मुझे उसकी समझ नहीं थी। आपका बच्चा समझकर मुझे क्षमा करे। आइंदा से गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी या दोहराऊंगा। तो यहाँ पे आपको महसूस भी होगा, वो जब क्षमा करते हैं आपके बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होगा या फिर एक इलेक्ट्रिक झटके जैसा महसूस होगा। तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने माफ कर दिया है। थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करें। देखिए आपके बॉडी में वाइब्रेशंस बढ़ते जाएंगे। इसी क्षण फिर उनसे कहना है कि धन्यवाद, आपने मुझे क्षमा कर दिया और अपने आप से मुक्त कर दिया। परमात्मा आपको भला करे, कल्याण करे, आपके जीवन में भी ध्यान आए और आपकी आत्मा की उन्नति होती रहे। और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ या करती हूँ और अपने आप से मुक्त करती हूँ या करता हूँ। फिर अपने आप को भी क्षमा करते हुए बोलना है कि मैं अपने आप को भी क्षमा करती हूँ या करता हूँ और परमात्मा आप भी मुझे क्षमा करें। जो उसकी प्रेयर बोलनी है, अगर मैंने इस जन्म में या इससे पहले हजारों जन्मों में किसी भी किंगडम से, मिनरल, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन जगत, किसी को भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक लेवल पर जानबूझकर या अनजाने में किसी ने मुझे दुख दर्द दिया है, जब मैं उन सबको क्षमा करती हूँ या करता हूँ और अपने आप से मुक्त करती हूँ या करता हूँ। और उनको ब्लेसिंग देनी है कि आपका हमेशा भला हो, कल्याण हो, आपके जीवन में ध्यान आए और आपकी आत्मा की उन्नति होती रहे। पर परमात्मा को भी धन्यवाद करें। और जो भी ग्रैटिट्यूड हमें करना है, जो बचपन से लेकर अब तक हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, हमारे फ्रेंड सर्कल्स, टीचर्स, गुरु, इन सबको कोटि कोटि धन्यवाद देना है जिनसे हमने कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। इसके अलावा प्राणी मात्र से, पेड़ पौधों से, मिनरल जगत से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है और मनुष्य जगत से भी। उन सबको भी धन्यवाद करना है। पांचों तत्वों को, हमारे
पंचेंद्रियों को, सातों शरीरों को, सातों चक्राओं को, सारे 5 एलिमेंट्स को, हमारे शरीर को, इस धरती माँ के ऊपर हम रह रहे, उस धरती माँ कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, उस परमात्मा को धन्यवाद, सृष्टि के कण कण को धन्यवाद, हमारे जीवन में ध्यान लाने के लिए धन्यवाद, पतंजलि को धन्यवाद, इनके सर को धन्यवाद, सारे पीएम मास्टर्स को धन्यवाद, और इस ग्रुप में बैठे हुए सारे सोल्स जिनके ग्रुप कॉन्शियसनेस से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, उन सारे सोल्स को कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर आराम से अपने हाथों को अपने आंखों पर रखें। मैं काउंट करती हूँ 5 तक। 5, 4, 3, 2, 1। और फिर आराम से हाथों से एनर्जी ग्रहण करते हुए आराम से हाथ बाजू करके आंखें खोल दीजिए और थोड़ा पानी पी लीजिए बाहर आने के। थैंक यू ऑल मास्टर्स और सारे गुजरनर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। इस ध्यान में जुड़कर चेतना से जुड़कर हमें ध्यान करवाएं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स इस ध्यान के लिए, इस ध्यान को धन्यवाद। उस परम चेतन सत्ता को धन्यवाद जो हम सब के बीच व्यापक है, हम एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जो भी ध्यान से निकलना चाहें ध्यान से निकल सकते हैं, और जो ध्यान को इसी तरह योग निद्रा में लेके जाना चाहते हैं मास्टर्स, वो उसी अवस्था में नींद में प्रवेश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। वंडरफुल शिवानी। थैंक यू। अदरवाइज आई नेवर शेयर आफ्टर दैट। हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं एकदम से, लेकिन आज का ध्यान बहुत वंडरफुल था। थैंक यू। एंड आई गॉट द इनसाइट व्हाई आई एम कनेक्टेड टू यू। यस। So I will explain it to you, but deeply I saw each and everything why I am connected to you. Oh, thank you, ma'am. And because Please share me after. though I belong to Sikh family, but I am married to a Vashisht family. Oh. Right. I have no idea that why this marriage happened, why I always in weird situations these people are, but I think that he was a great soul जिनकी ये आगे वंशेस हैं, but why they are so now। पर मुझे होता था कि नहीं, एक ही आंसर आता था कि जिनके अंश को तूने जन्म दिया वही तुम्हें ठीक करेंगे, तुम्हारे हालात ठीक करेंगे। तो मुझे ये होता था कि वाई सब कुछ होते हुए मैं क्यों इस फैमिली में या इस खानदान में आई। सो माय डीप प्रणाम टू यू। थैंक यू मास्टर्स और फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, आपको चांस दिया यहाँ पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लीव कर सकती हूँ ना मैम? या वी आर एंडिंग द मीटिंग। ओके, ठीक है, ठीक। धन्यवाद।